नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि आप बेहतर पोर्टफोलियो प्लानिंग कर सकें, अपने गोल्स को सही तरीके से डिफाइन कर सकें और समझ सकें कि जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है या जो बनाना चाहते हैं वो सही है या फिर नहीं। कोई भी उलझन है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड तो योर मनी में पार्टिसिपेट करके हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। कैसे आप शामिल हो सकते हैं? फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख सकते हैं। पोस्ट कीजिए अपने सवाल #AskAwaz योरमनी लिखकर। ईमेल है yourmoney@nwteen.com। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आज हमारे साथ हैं वाइस इन्वेस्ट के फाउंडर हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी से करेंगे बातचीत। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम से जुड़े आपसे सवाल समझना चाहेंगे। ये किस तरीके की स्कीम है, कितनी फायदेमंद है, या फिर जो रेगुलर एनपीएस है उससे किस तरीके से डिफरेंट है, और तमाम इसके हाइलाइट्स को भी समझेंगे, क्योंकि इस तरीके के प्लान्स स्पेशली एनपीएस में हम अच्छे खासे फ्लोज इन्वेस्टर्स की तरफ से देखते हैं। तो एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम एग्जैक्टली क्या है, पहले वो बताइए। जी दीपाली, ये जो एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम है इसको पीएफआरडीए ने एक पेंशन लिंक हेल्थ केयर स्कीम की तरह से लॉन्च किया है। इसमें जो एनपीएस के जो सब्सक्राइबर हैं वो अपने एनपीएस सेविंग्स का कुछ हिस्सा जो है वो इस स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि उनकी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन हो या फिर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट हो, उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे जो सब्सक्राइबर है जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है वो अपने एक्यूमुलेटेड जो कंट्रीब्यूशन है उसका 30% तक वो पैसा जो है वो एनपीएस से एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तरफ तो आप अपना जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस वो बना रहे हैं जिससे आपको पेंशन मिले या आप अपने लिए इनकम जनरेट करें, साथ ही जो मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी अगर आपके पास मान लीजिए एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या किसी कारण से आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सके हैं, तो जब भी जरूरत पड़े तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली अगर हम, जैसा आपने पूछा कि एनपीएस से इसका डिफरेंस क्या है, एक तो बेसिक जैसे मैंने समझाया कि दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, बट ये उसका सब स्कीम है। दूसरी बात यह है कि उसमें अगर हम फुल विड्रॉल की बात करें तो एनपीएस में जैसे आपको 60 साल की उम्र तक इंतजार करना है या फिर 15 साल, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा मॉडल चुना है। एनएसपीएस जो है वो उसके अंदर आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो इमरजेंसी, आपने जो कॉर्पस बनाया है उसका 70% अगर वो अगर बिल आता है तो आप 100% तक उसको निकाल पाते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये, जैसे मैंने कहा कि आप 30% अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ से विड्रॉल तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो कॉर्पस है वो 50,000 हो जाएगा। जब तक आपका कॉर्पस 50,000 नहीं होगा तब तक आप यहाँ से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। पार्शियल विड्रॉल में यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है या आपका जो कॉर्पस है उसका 25% तक निकाल सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, अगर हेल्थ इमरजेंसी है जहां पे आपका जो बिल है आपका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस का 70% से ज्यादा है तो आप 100% भी निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है पीएफआरडीए का। ये जरूरत है, स्पेशली जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है मुझे लगता है। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस का भी कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है, लेकिन जैसे हेमंत जी हम सभी जानते हैं कि आजकल हेल्थ के एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस इतने हाई हैं कि एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होना, एक प्रॉपर लिमिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके के बिल्स हम देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से आते हुए देखते हैं, तो क्या ये मान के चले कि हेल्थ इंश्योरेंस का एक कंप्लीट सब्स्टिट्यूट हो सकता है, या फिर ये एक कुशन प्रोवाइड करेगा सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ? नहीं दीपाली, देखिए इसमें लिमिटेशंस हैं और डेफिनेटली ये ऐसे सब्स्टिट्यूट तो नहीं कह सकते इसको। फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट जो एक्सपेंसिव हो गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप समय रहते एडिक्वेट मात्रा में अपना हेल्थ इंश्योरेंस लें, सही पॉलिसी चुनें। यहाँ पे जैसा मैंने कहा लिमिटेशंस है कि आप
आपके जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसका 30% ही आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, और जब तक 50,000 आपका कॉर्पस नहीं बनता है तो आप वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए जो किसी कारण से, जैसा मैंने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल हिस्ट्री होने की वजह से जिनको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है, या जो चाहे कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का एक सप्लीमेंट करके इसको बनाना चाहे, तो वो तो ये पॉसिबल है। बट डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि इसको हमें हेल्थ इंश्योरेंस का सब्स्टिट्यूट देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर हम समय रहते लेते हैं और एक कम प्रीमियम से हम अच्छा खासा मेडिकल इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। यहाँ पे आप जितना एक्यूमुलेट करेंगे, अब रिस्ट्रिक्शन वही है कि आप उतना पैसा ही इस्तेमाल कर पाएंगे, तो यहाँ पे लिमिटेशन है। बट फिर भी आई थिंक, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे रिटायरमेंट से अगर हमने कुछ भी प्रोविजन नहीं किया है मेडिकल के लिए, और अपना जो मेडिकल का जो अपना जो पेंशन का जो कॉर्पस है, और या जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है, वहां से पैसा निकालना मुश्किल होता है। तो अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी एटलीस्ट है कि उसका कुछ हिस्सा आप मेडिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है, बट ये भी सप्लीमेंट कर सकता है, या जैसा मैंने कहा, उन सब्सक्राइबर के लिए जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म फंड क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या ये सूटेड होगा, या फिर ये सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है लेकिन एक एडिशनल कवरेज देख रहे हैं? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, और लगता है कि आप थोड़ा सप्लीमेंट्री कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। बट लॉन्ग टर्म कॉर्पस की पॉइंट की बात करूं, जैसा मैंने कहा कि जब इनफ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के पैसे निकालने में, तो ऑब्वियसली एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास कोई मेडिकल आपने या इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया हुआ है, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए, और वहां भी इंपॉर्टेंट है कि आप एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस लें और सही पॉलिसी लें, ताकि जो बढ़ती हुई जो कॉस्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट की, उससे उससे आप उसका मुकाबला कर सकें। तो बेसिकली आप इसे एनपीएस का एक एक्सटेंशन समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए अकाउंट अलग होगा, आपको एडिशनल सपोर्ट मिलेगा अपने हेल्थ ट्रीटमेंट से डील करने के लिए। तो एक एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सपोर्ट आप मान सकते हैं कि एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम के थ्रू मिलेगा। और जैसे आपको बारीकियां बताई हेमंत जी ने, किस तरीके से काम करेगा, इसका पैसा भी इक्विटी मार्केट में, पैसा मार्केट में निवेश होता है, यानी इक्विटी और डेट में मिक्स होगा। रिटर्न्स हालांकि डेफिनेटली इसमें गारंटीड नहीं है, जैसे कि मेंशन भी किया गया, आपको मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे कौन कौन निवेश कर सकता है। वो तमाम बातें यहाँ पर हेमंत जी ने बताई। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए, धीरज कुमार। धीरज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? धीरज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इनका सवाल ले लेते हैं। इनका सवाल यह है कि मार्केट रिस्क को कोई समझ नहीं है, और इसीलिए ये एक मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के साथ एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं 40,000 की सिप के साथ। तो ये बिगनर है, अब इनसे बातचीत हो पाती तो और भी चीज़ें पता लग पाती है हेमंत जी की, इनकी एज कितनी है, कितना टाइम होराइजन है। बट कंसीडरिंग अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, बिगनर है, मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के साथ जाना चाहते हैं, तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट हर महीने कहाँ कर सकते हैं? दीपाली, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पास कितना समय है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमारा पोर्टफोलियो का कंपोजिशन कैसा हो इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि कितना पैसा हमारा इक्विटी में हो, कितना डेट में हो, कितना गोल्ड में हो, या कोई और एसेट क्लास में हो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि इन्होंने कहा है कि उनकी उम्र जो है 50 साल है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद ये पैसा जो है एक्यूमुलेट करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, तो हम शायद सेफली उनका जो टाइम होराइजन है वो 10 साल का मान के चल सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि अभी तक इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में होगी। तो ऑब्वियसली वहां पे ऑलरेडी एक बायस है। इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इनके पास 10 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए। अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो इक्विटी फंड में एसआईपी से इन्वेस्ट करें, मुझे लगता है वो एक अच्छी ऑप्शन है। ये बात सही है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव होती है, वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन जब आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आप ऑब्वियसली हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है वो इनके लिए बिल्कुल सुटेबल होंगे। जैसा इन्होंने कहा कि 40,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि
एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड खुद से डाइवर्सिफाइड है, तो उसके अंदर कुछ फंड्स हैं, मुझे लगता है 10-10 हजार रुपए के 4 इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं। तो उसमें एक मल्टी कैप फंड लेंगे हम, कोटक मल्टी कैप। लार्ज एंड मिड कैप में हम 2 फंड ले सकते हैं, एक आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप और एक बंधन लार्ज एंड मिड कैप, और एक फ्लेक्सी कैप फंड जहां पे प्राइमरीली जो जो एलोकेशन है वो इक्विटी में है, वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। और जितने भी ये फंड्स हैं इनका काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए शुरुआत करने के लिए एक अच्छा ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो बनेगा। तो ये पोर्टफोलियो है, इनफैक्ट ये धीरज जी नहीं बाकी व्यूअर्स भी नोट कर सकते हैं, जो भी बिगनर हो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जितना एलोकेशन करें उसको उस हिसाब से आप डिवाइड कर लें, जिसमें कोटक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और साथ ही साथ बंधन लार्ज मिड कैप शामिल है। 10-10 हज़ार का आप एलोकेशन कर सकते हैं और 10,000 ईच ये पोर्टफोलियो क्रिएट करें। आप एटलीस्ट 10 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो निवेश करें ही, ताकि एक डिसेंट साइज ऑफ कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकें। बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए नूरुल अजीम असम से। नूरुल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नहीं मैम, एक्चुअली हम ये मेरा पोर्टफोलियो मैंने दिया है। मेरा पोर्टफोलियो के लिए अल्टीमेटली यार के बोलो जो मैंने वहाँ पे डाला है एसबीआई लार्ज के पर के बोलो है, मैंने ऑलरेडी स्टॉप किया है। हेमंत सर के साथ भी बात भी हुआ है, तो हेमंत सर के साथ थोड़ा मेरा को मैंने तो 2-3-4 क्वेश्चन पूछना है मैम उस पोर्टफोलियो के लिए। हम कैसे पोर्टफोलियो। हेमंत सर, वेरी गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर जी, मैंने ना वो एसबीआई लार्ज कैप की वो मैंने बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। निपॉन लार्ज कैप में क्या वो 5,000 रुपया हम ऐड कर सकता है, और मेरे जो पोर्टफोलियो एसआईपी चल रहा है उसमें मेरे को और 15,000 ऐड करना है। मेरे को कहाँ कहाँ के और 2 फंड ऐड करना है ना, सेम फंड में मैंने ऐड कर दूँ। मेरा पास मल्टी एसिड फंड नहीं है, क्या मैं मल्टी एसिड फंड करूँ? और ना यूएस बेसिस का एक कोई फंड है तो आप बोल दीजिए। ठीक है, यही बात है। ठीक है, आप सुनिए, मैं बात कर लेती हूँ, मैं ब्रीफ कर देती हूँ आपका क्वेश्चन हेमंत जी को। हेमंत जी, मैं सम अप करूँ, हालांकि आपने सुना 40,000 की इनकी सिप चल रही है 12 साल के हिसाब से, और इनका जो लक्ष्य है वो 4.5 करोड़ का है। फिलहाल 22 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू। एक इनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, एक है इनके पास एसआईपी पोर्टफोलियो। लमसम पोर्टफोलियो है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई इंफ्रा, एसबीआई का पीएसयू है और एसबीआई का ऑटोमोटिव है। तो थीमेटिक भी है इनके पास, जहां पर इन्होंने 30,000, 50,000, 1 लाख तक के लमसम पैसे लगाए हुए हैं। जो इनका एसआईपी पोर्टफोलियो है उसमें एसबीआई लार्ज कैप में 5,000, निपॉन लार्ज कैप में 5,000, पराग पाटी फ्लेक्सी कैप में 10,000, देन 5-5 हज़ार अगेन एसबीआई कॉन्ट्रा और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मिड कैप फंड में, एंड देन 10,000 है क्वांट स्मॉल कैप में। जैसे इन्होंने क्लियरली कहा कि एक तो एसबीआई लार्ज कैप पे जो 5,000 डिप्लॉय कर रहे हैं, इसको ये निपॉन लार्ज कैप में शिफ्ट करना चाहते हैं। क्या ये सही डिसीजन है या फिर नहीं? एग्जिस्टिंग 15,000 और सिप बढ़ाना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, 40 से बढ़ाकर 55 करना चाहते हैं। तो जो रिमेनिंग फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में उसी में डिप्लॉय करें, या फिर क्योंकि जैसे इन्होंने मेंशन किया मल्टी कैप नहीं है, यूएस का कोई फंड नहीं है, नेस्डैक या कोई भी, तो उनको ये ऐड कर ले या इन्हीं फंड्स में सिप एलोकेशन बढ़ाएं? बताइए जी दीपाली। आई थिंक सबसे पहले इनके अगर हम टारगेट को देखें तो जैसा उन्होंने कहा कि 40,000 की एसआईपी है, 15,000 की और एसआईपी कर सकते हैं, और शायद उन्होंने ये भी कहा कि ये इसको स्टेप अप भी कर सकते हैं 10 से 15%। तो मुझे लगता है अगर हम इन दोनों चीजों को कंसिडर करें, 12% का रिटर्न मान के चले, तो इनका जो टारगेट है 4.5 करोड़ का वो पूरा होगा। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि वो बिना किसी रुकावट के अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करें। अब अगर मैं इनके पोर्टफोलियो पे आता हूं तो देखिए, एक तो उन्होंने खुद कहा कि एसबीआई के जो लार्ज कैप है वहां से वो निकल गए हैं, वो चाहते हैं कि वो पैसा निपॉन इंडिया लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही डिसीजन होगा, क्योंकि एक तो ओवरलैप कम होगा, दूसरी बात आई थिंक एज ए फंड निपॉन लार्ज कैप फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इनके पास पोर्टफोलियो में 2 हिस्से हैं। एक वो 6 फंड्स हैं जहां पे उन्होंने लमसम पैसा लगाया है, और बाकी 6 फंड ऐसे हैं जहां पे उन्होंने एसआईपी से इन्वेस्ट किया है। और जो लमसम पैसा जो लगाया उसके अंदर 3 फंड जो है वो सेक्टर और थीमेटिक है। मुझे लगता है नहीं कि इनके जैसे निवेशक के लिए ये सेक्टर और थीमेटिक और तीनों के तीनों फंड जो है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड के। तो आई थिंक ये कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अपने सेक्टर थीमेटिक फंड से मैं रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से निकल जाए। कुछ बदलाव, एक तो हमने ऑलरेडी बात कर ली लार्ज कैप की, दूसरा मैं देख रहा हूँ कि उनके पास स्मॉल कैप में क्वांट स्मॉल कैप है उनके पास। मुझे लगता है कि एलोकेशन सही है, लेकिन बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। जो इनके पास फंड है उससे एक बेटर ऑप्शन मुझे लगता है लॉन्गर टर्म में वो हो सकती है। मिड कैप में इनके पास 2 फंड है, एक एचडीएफसी
मिड कैप अपॉर्चुनिटी जहां पे उन्होंने लमसम पैसा लगाया है, और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जहां पे वो एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहा है। एक आप मिड कैप फंड रखिए। दोनों फंड अच्छे हैं, लेकिन दोनों की जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल अलग है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कंसंट्रेटेड होल्डिंग है, सिर्फ 25 से ऐसे इतने नंबर को स्टॉक करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी बेहतर हो सकता है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ब्रॉड बेस्ड फंड है, काफी अच्छा फंड रहा है। तो उनमें से कोई भी एक फंड जो आपको लगे कि आपके टेम्परामेंट्स या आपकी जो रिस्क प्रोफाइल से सूट करता है, वो आप उसको कर लीजिए। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप सेक्टर और थीमेटिक फंड से निकलते हैं, तो वो पैसा आपके पास एक बहुत अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, वहां पे आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। 15,000 जो आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास हमने कुछ ऑलरेडी बदलाव की बात की, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इतने लंबे समय के लिए मुझे लगता नहीं कि आपको एक मल्टी एसेट फंड की जरूरत है। बट ऑफ कोर्स ज्योग्राफिकली अगर आपको इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करना है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है। कुछ पैसा आप 10,000 लगा सकते हैं, बट बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है इस समय पे, क्योंकि ज्यादातर जो फंड है यूएस बेस्ड या जो इंटरनेशनल फंड है, वो फ्रेश एलोकेशन नहीं ले रहे हैं। एक या दो फंड है, उनमें से आप एक कंसिडर करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आई थिंक वो एक अच्छा डिसीजन होगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप कुछ पैसा डेफिनेटली यूएस मार्केट में लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज जो बताई गई हैं, ये सब बदलाव आप अप्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। और रही बात आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की, तो थोड़े से बदलाव डेफिनेटली सजेस्ट किए गए हैं और एडिशन के बारे में ही बताया गया है। लेकिन चलिए बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। मुकेश है हमारे साथ कर्नाटका से सवाल पूछने के लिए। मुकेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मैं मोर देन 10 ईयर्स के लिए एसआईपी कर रहा हूँ, 26,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप पे 5,000, एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पे 2,000, एक्सिस लार्ज कैप पे 2,000, कैनरा रोबोको लार्ज कैप पे 5,000 और निप्पन स्मॉल कैप फंड पे 5,000 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पे 5,000 कर रहा हूँ सर। ये तो सही है या चेंजेस रिक्वायर्ड सर? ओके, तो इनके पास जो पोर्टफोलियो है उसमें जैसे इन्होंने कहा 26,000 की सिप चल रही है 10 साल के हिसाब से। अच्छा मुकेश, एक चीज और, ये आपने पोर्टफोलियो अभी क्रिएट किया है या कुछ एक्यूमुलेशन कर चुके हैं पोर्टफोलियो में? ऑलरेडी 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर से कर रहा है सर, कर रहा है। तो कितना अभी वैल्यू होगा आपके इस पोर्टफोलियो की? पोर्टफोलियो अराउंड 7 लाख का। 7 लाख का पोर्टफोलियो, ओके। कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं मैं बता देती हूँ। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ, देन अगेन 5,000 पर मंथ डाल रही है और 3 फंड्स में, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, निप्पॉन स्मॉल कैप है, कैनरा रोबोको लार्ज कैप है, 2,000 एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 2,000 मेरा एसेट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड में, देन 2,000 एक्सिस लार्ज कैप फंड में। बताइए क्या सजेशन रहेंगे इनके लिए? जी दीपाली, देखिए इनका टाइम होराइजन 10 साल है, तो आई थिंक एसआईपी से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना एक बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले भी कहा शो में कि इंपॉर्टेंट है कि आप जो पोर्टफोलियो बनाएं वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, क्योंकि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो जो बहुत ही एग्रेसिव कैटेगरीज हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। बट आई थिंक वहां पे इन्होंने अच्छा किया है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि 26,000 की इन्वेस्टमेंट है और 7 फंड्स हैं। मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने की जरूरत है। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फंड्स थोड़े से हम कम करेंगे, ताकि पोर्टफोलियो में जो सही बैलेंस होना चाहिए और जो ओवरलैप होता है, यानी एक जैसे स्टॉक अलग अलग फंड में, तो उनका बिहेवियर एक जैसा रहता है। कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि ओवरलैप पोर्टफोलियो में कम हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कम कैसे करें। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 5 फंड इनके लिए बिल्कुल ठीक हो गए। 3 फंड जो है एग्जिस्टिंग इनके, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, इन तीनों में इन्होंने 5,000 की इन्वेस्टमेंट की है। तो ये तीनों आप रख सकते हैं। अब इनकी जो कुल इन्वेस्टमेंट है वो 26,000 की है। तो 11,000 जो बाकी हैं, जो 4 फंड में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं 2 फंड्स के अंदर। एक होगा मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, जहां पे ये 6,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक और लार्जर मिड कैप फंड होगा, इन्वेस्टको लार्जर मिड कैप 5,000। ये फंड कंसिडर कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसी कैटेगरी में ऑफ कोर्स दूसरे भी फंड्स हैं, अगर वो चाहें तो उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, मॉनिटरिंग करना अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और जैसा मैंने कहा ये 2 फंड्स कर लें तो बिल्कुल ठीक रहेगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। कैनरा रोबोको लार्ज कैप, एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, मेरे सेट लार्ज मिड कैप, एक्सिस लार्ज कैप से निकलने की सलाह है। आप कोटक मल्टी कैप और इन्वेस्टको लार्ज मिड कैप शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा 7 फंड्स हैं पे आपके पास, जैसे हेमंत जी ने भी कहा 5 फंड्स 6 फंड्स काफ़ी होते हैं पोर्टफोलियो में, तो उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे एड्रेस। जल्द वापस आते हैं।
देख रहे हैं योर मनी, हेमंत रुस्तगी के हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और लेते हैं कुछ और सवाल। और अगला सवाल ईमेल के थ्रू हमें भेजा है राघव ने असम से, और सवाल है इनका इनके पोर्टफोलियो को लेकर। इनकी 39 ईयर्स ऑफ एज है, 4700 की सिप कर रहे हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो इनका 15 लाख का है, 20 साल का नजरिया है। अब इस 3700 के पोर्टफोलियो के लिए इन्होंने बहुत सारे स्टॉक फंड्स लिए हुए अपने पोर्टफोलियो में, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप 1000 रुपये महीना, देन 550 ये डाल रहे हैं। कौन कौन से फंड्स है? SBI मिड कैप डायरेक्ट प्लान, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, एंड HDFC मिड कैप, एक्सेस स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, क्या सजेशन रहेगा? जी दीपाली, देखिए 20 साल का समय इनके पास, 4700 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि बहुत लंबा समय है, तो कोशिश करें कि हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि बड़ा कॉर्पस जो है क्रिएट कर पाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप इस पूरे पोर्टफोलियो को देखें तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट या तो स्मॉल कैप फंड में है या तो मिड कैप फंड में है, और साथ ही 4700 के लिए करीब 8 फंड्स हैं इनके पास। तो डेफिनेटली अच्छी बात यह है कि शुरुआत है। शुरुआत में अगर सही तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो लॉन्ग रन में उनको फायदा होगा। मेरा ये मानना है कि इस समय जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उनको एक तो ब्रॉड बेस करनी, जैसे मैंने पहले भी कहा, तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर होना चाहिए और फंड्स बिल्कुल कम करने की जरूरत है। 4700 में 2 फंड अगर ये रखें, एक मल्टी कैप फंड जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप, जिसमें वो इन्वेस्ट करें 2500, इसमें इनको तीनों सेगमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिलेगा, मिनिमम 25%, और बाकी 25% जो है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे एलोकेट होगा। और दूसरा फंड है एक लार्ज एंड मिड कैप में, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे वो इन्वेस्ट करें 2200। हम एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छे फंड्स ले रहे हैं, मॉनिटर करना आसान होगा, इनके लिए इक्विटी को समझना आसान होगा। आगे जाके जब अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं अगर ये, तब 1 या 2 फंड और डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। बट इस समय पे मुझे लगता है ये 2 फंड बिल्कुल पर्याप्त है इनके इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए, और उस हिसाब से आप कीजिए बदलाव अपने पोर्टफोलियो में। बहुत सारे फंड्स आपने लिए हुए, इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप लें, ICICI प्रू लार्ज मिड कैप लें। इस अमाउंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा फंड्स रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो 8 फंड्स तो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। स्मॉल कैप्स में भी इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए। 2 फंड्स पूरा कर सकते हैं आपका गोल, और ये 2 फंड्स ये हो सकते हैं। तो आप सभी स्कीम से एग्जिट करके सिर्फ ये 2 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखें, ये आपके लिए सलाह है, जिसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप और ICICI प्रू लार्ज मिड कैप। और इन केस हेमंत जी इन फ्यूचर ये एलोकेशन और इंक्रीज करना चाहें तो इन्हीं 2 फंड्स में करें, या उस केस में कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? हाँ देखिए, अगर 1 या 2000 बढ़ाएंगे तो इसी में कर सकते हैं, बट अगर मान लीजिए 10-12 हजार की अगर इन्वेस्टमेंट होती है आगे जाके, तब चाहे तो एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करें, और उसके बाद और अगर 5-7 साल के बाद इन्वेस्ट करना चाहें तब वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को देखें। तब तक मुझे लगता है ये जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं वो उनके लिए बेहतर रहेगी। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और अब पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए हेमंत जी, आपने कौन से फंड्स पिक किया आज? देखिए दीपाली, मेरे हिसाब से कुछ फंड जो ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और जो नए इन्वेस्टर हैं वो कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। कोटक मल्टी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ये 4 फंड है। मुझे लगता है जैसा मैंने कहा, एग्जिस्टिंग या फिर न्यू इन्वेस्टर इनमें से कुछ फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो कोटक मल्टी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये कुछ फंड्स हैं जिनके साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं हेमंत जी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से। शुक्रिया हेमंत जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। योर मनी में इतना ही। नमस्कार।